नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। तो दोस्तों, हम आगामी सीटेट दिसंबर हेतु हमने तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि आज फॉर्म भी आ गया है और आपने देखा होगा कि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है ना। और 1 दिसंबर को आपका पेपर होगा। तो दोस्तों, तैयारी और ज़ोर शोर के साथ कर दी है। तो दोस्तों, मैं NCERT हिस्ट्री हमारे अतीत कक्षा 6 की पुस्तक अभी करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं और 5वां चैप्टर आज हम इतिहास का पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं NCERT के हूबहू किताब नहीं पढ़ाऊँगा, मैं अपने नोट्स पढ़ाऊँगा। जिन नोट्स को पढ़ करके, जिन नोट्स को बना करके मैं खुद 120 अंक प्राप्त किया, तो मैं चाहता हूँ आप भी उतने प्राप्त करें। तो क्या है ना कि वैसे उलझ जाएंगे आप पढ़ेंगे तो मूल किताब में, और नोट से पढ़ेंगे तो केवल पॉइंट वाइज होगा, तो आसान होगा आपके लिए चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर पिछले 4 चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार अवश्य मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लें। तो दोस्तों, जो आज का जो पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। अब दोस्तों, जो आप ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे ना इससे पिछले चैप्टर्स में, वो ऋग्वैदिक काल से अब चीज़ें कुछ अलग हो गई। उससे पहले आपने हड़प्पा काल पढ़ा, फिर हड़प्पा के बाद आप ऋग्वैदिक काल में आए, अब आप जो है जनपद काल में जाएंगे, जनपद से फिर महाजनपद काल में जाएंगे। तो चीज़ें बदलेंगी। अब देखिए, तो कुछ लोग उस टाइम कैसे शासक बने, तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ करने वाले ही राजा बनते थे। उस टाइम पे ऐसी मान्यता थी कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर लेगा, और वो राजा अगर मान लीजिए वो अश्वमेध का घोड़ा अपना छोड़ देगा और दूसरे राज्य वाला अगर पकड़ लेता है, और अगर उसने छोड़ दिया, तो अश्वमेध करने वाला राजा शक्तिशाली माना जाता था। तो पहले यज्ञ के आधार पर राजा बनाए जाते थे। यज्ञ में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो ये प्रश्न कई बार पूछता है कि अश्वमेध यज्ञ में जो है राजा का सारथी कौन होता था, तो उसका सहचर होता था। राजा की रानियां तथा पुत्र छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। ये उनको करना पड़ता था कि राजा के जितने सगे संबंधी होते थे उन सभी को करना पड़ता था, और स्पेशली जो उनके पुत्र और उनकी पत्नियां थीं, उनको जो है, उनकी जो रानियां थीं, उनको अनुष्ठान, छोटे छोटे अनुष्ठान अलग अलग जगह पर अवश्य करना पड़ता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, ये गिफ्ट लाने का काम जो है, ये वैश्य, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वैश्य का काम था दोस्तों कि उपहार लाएं। ठीक है, और शूद्र को कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये शूद्र जो है ये बाकी 3 वर्णों की सेवा करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की, तो ये सबसे नीच माने जाते थे। तो इसलिए शूद्र को जो है अनुष्ठानों में शामिल करने का जो है हक नहीं था, उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती थी। अब दोस्तों, जो अगला टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है जनपद। अब जनपद क्या होता है? जन का मतलब होता है आदमी, पद यानी पैर के निशान। तो सिंपल देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है, वे जगह जहाँ सामान्य जन बसते हैं। ठीक है, महायज्ञों को करने वाले राजा जनपद के राजा माने जाने लगे। अब देखिए, जो महायज्ञ को करते थे वे राजा, अब ऋग्वैदिक काल को हटा दीजिए, अब आगे आइए, ये राजा क्या कहलाने लगे? ये जनपद के राजा कहलाने जाने लगे। जनपद की बस्तियां एवं वस्तुएं, ये अलग टॉपिक है। ये क्या कहता है, ये टॉपिक को देखिए। इस टॉपिक में ये कहा गया है कि जनपद की बस्तियां एवं वस्तुएं, यानी कि वे कौन कौन सी जगह है जहां पुरातत्वविदों को खुदाई में जो है जनपद की कुछ बस्तियां मिली हैं। तो उनमें है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। ये जनपद की कुछ प्रमुख बस्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन बस्तियों पे पुरातत्वविदों को जो है कुछ बस्तियां मिली हैं इन जगहों पर, और ये सभी जनपद की बस्तियां मानी जाती हैं। ये लोग धूसर और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दोस्तों, आप इसको जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में रिमार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पूछता है कि धूसर और लाल रंग के मिट्टी
के बर्तन कहाँ बनते थे या कहाँ मिले, तो आप इसमें कहेंगे कि ये जनपद की बस्तियों में मिले। ठीक है, जनपद काल में मिले, ऐसा भी कह सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपके सामने महाजनपद। अब देखो, जनपद से कुछ आगे चलते हैं और महाजनपद काल में चलते हैं। अब चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। देखिए, लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब दोस्तों, जनपद काल में जो शासन था, जो शक्तियां थी, जो जिस प्रकार से राज्य को चलाया जाता था, जो वैदिक काल में चलाया जाता था, ऋग्वैदिक काल में, इन सब से अब अलग है महाजनपद काल में। अब यहाँ शासन करने का तरीका, राजा की शक्तियाँ, इन सभी चीज़ों में बदलाव होगा। तो अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अब देखिए, आपने पीछे ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि राजा की कोई भी राजधानी नहीं होती थी, अपना भवन नहीं होता था, अपनी सेना नहीं होती थी, कर नहीं वसूलते थे। ठीक है, उनके पुत्र अपने आप जो है वो राजा नहीं बन जाते थे। ये सारी चीज़ें थी, यानी कि उनके पास ना तो भवन का सुख सुविधा था, ना अपनी राजधानी थी, ना किलेबंदी थी, कुछ नहीं था। लेकिन महाजनपद काल में राजा के पास जो है अपनी राजधानी थी। तो ये चीज कई बार दोनों में कंपैरिजन करके पूछ देता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, महाजनपद काल में राजा सेना रखने लग गए, लेकिन ऋग्वैदिक काल में, जनपद काल में राजा सेना नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास सेना को देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वो टैक्स नहीं वसूलते थे। लेकिन महाजनपद काल में जो है राजा क्या करने लग गए, महाजनपद काल में राजा जो है वो सेना रखने लग गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। अब टैक्स जो वसूलते थे, तो अब टैक्स वसूली कर रहे हैं, तो भाई सिपाहियों को तो पैसा देंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है ना। फसलों पर उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जो भाग कहलाता था। ये शब्द है ना, ये भाग, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री में कई जगह ऐसा पढ़ेंगे जहाँ भी भाग आपने पढ़ा है, कहीं राखी पढ़ेंगे, कहीं जत्थी पढ़ेंगे, ऐसे कई सारे नाम आएंगे जो टैक्स के ही नाम है, वो कर के ही नाम है, लेकिन अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ के लिए वसूले जाते थे, इसलिए इन टैक्स का नाम बदलता जाता है। तो ये टैक्स के 2-3 नाम तो हर बार सीटेट में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। इस काल में हल के फाल लोहे के बनने लगे। पहले लकड़ी के हल के फाल बनते थे, तो उतनी उपजाऊ नहीं होती थी, क्योंकि ज़मीन को ज़्यादा वो चीड़ नहीं पाता था। लेकिन अब हल के फाल लोहे के बनने लगे, तो ये ज़मीन के अंदर गहराई तक जुताई करने लगा, जिससे जो है फसल वगैरह ज़्यादा बनने लग गए। ठीक है, अब 5वां टॉपिक शुरू होता है मगध के बारे में। ये देखिए, मगध एक राज्य था दोस्तों। कहता है गंगा सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, मगध से होकर के निम्न में से कौन सी नदियां बहती थी? तो गंगा और सोन बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, जी हाँ, और यहाँ से हाथियां पकड़ी जाती थी, और इन हाथियों को जो है सेना में भर्ती कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खादानें हैं। ये मगध के क्षेत्र की कुछ 3 विशेषताएं मैंने बताई हैं, याद रखना है। अजात शत्रु एवं बिंबिसार नामक 2 शक्तिशाली शासक हुए। जी हाँ, ये पूछेगा अजातशत्रु एवं बिंबिसार किस राज्य के महान शक्तिशाली शासक थे? तो वो मगध के थे, याद रखिएगा। कई सालों तक मगध की राजधानी राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, याद रखना इस चीज को। अब वज्जी, वज्जी जो है दोस्तों, ये एक संघ था, ये एक गण था, जिसमें कई लोग जुड़े हुए थे। ठीक है ना, एक कोई इसमें राजा नहीं था, जितने जुड़े थे वो सभी राजा थे, सभी शासन करते थे, सभी की शक्ति समान रूप से बंटवारा की गई थी। मगध के नजदीक ही वज्जी नामक राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखना, पूछ देगा मगध की राजधानी वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी, बिहार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ की शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते हैं। ठीक है, तो वज्जी की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे, ये सभी मिलकर वाद विवाद सलाह मशविरा करते थे। ये जो क्या होता था, मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, और वो सभी सलाह मशविरा, सभी अपना अपना राय देते थे, अपना अपना मंतव्य देते थे, और सभी की बात को स्वीकृति की जाती थी, क्या गलत है क्या सही है, लड़ाई झगड़ा सब आपस में ही मिलकर के ये लोग जो है सुलटाते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, ये याद रखिएगा। स्त्रियों को, दास को और कम्मकार को, ये 3 को अलाउ ही नहीं
नहीं था कि वो जो सभाएं होती थी, ये टाइम टू टाइम ना अपनी सभा करते रहते थे, उस सभा में ये प्रॉब्लम्स वगैरह रखते थे, उस पर सॉल्यूशन रखते थे, ठीक है ना। तो उसमें इन तीनों को जो है अलाउ नहीं था भाग लेना, ठीक है, ये याद रखिएगा। वज्जी संघ का वर्णन बौद्ध ग्रंथों दीघ निकाय में मिलता है। ये दीघ निकाय जो है ये व्याख्या है, आपकी एक पुस्तक है बौद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के, तो उसी के उन्हीं के वर्णन है जो बौद्ध ग्रंथ में ये दीघ निकाय में मिलता है। तो ये प्रश्न एक बार सीटेट पूछा भी है कि वज्जी संघ का वर्णन निम्न में से कहाँ प्राप्त होता है, तो दीघ निकाय नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात शत्रु नामक शासक थे, वो चाहते थे वज्जी संघ पर आक्रमण करना, क्योंकि पहले यही चल रहा था ना कि एक शासक दूसरे संघ पर, दूसरे राज्य पर वो आक्रमण करेगा और उसको जीत करके अपने राज्य में मिलाना चाहता था, अपने आप की शक्ति को और दिखाना चाहता था कि मैंने इतने राज्य जीत लिए। इन सबसे रिकॉर्ड बनता था, शासक की शक्ति प्रदर्शित होती थी। तो इसलिए अजात शत्रु जो है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। इसीलिए राय लेने के लिए कि भाई आक्रमण करना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, उसने जो है अपने मंत्री वत्सकार, उसका मंत्री कौन है याद रखिएगा, अजात शत्रु का मंत्री कौन था, वत्सकार था, पूछ चुका है एक बार, इसको बुद्ध के पास भेजे। किसके पास, बुद्ध के पास। तो बुद्ध जी ने कहा कि जब इन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे अजात शत्रु जी हैं हमारे और वो इस संघ पर आक्रमण करना चाहते हैं, बुद्ध जी ने साफ साफ मना कर दिया। कहा भैया एक बात मुझे बताओ, क्या ये लोग संघ वाले जो हैं, ये वज्जी संघ वाले, क्या ये नियमित रूप से सभाएं कर रहे हैं? तो वत्सकार ने कहा जी हाँ कर रहे हैं। कह रहे क्या ये स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं? जी हाँ कर रहे हैं। क्या ये ग्रामों में चैत्य के रख रखाव कर रहे हैं? जी हाँ कर रहे हैं। क्या ये अपने कमकार के प्रति, अपने दासों के प्रति दयालु भावना दिखा रहे हैं? जी हाँ दिखा रहे हैं। तो भैया जब तक ये लोग ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तब तक इनको हरा पाना, इन पर आक्रमण करना मुश्किल है, ये लोग उन्नति ही करते रहेंगे। बुद्ध जी ने ये कहा, इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया कि मत करो, ठीक है ना। तो लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासकों ने इस संघ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब ये आप आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ये समझ लिए 1500 साल पहले जाकर के जो है वज्जी संघ समाप्त हो गया था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि वज्जी संघ कब समाप्त हुआ, तो लगभग 1500 साल, ठीक है, पहले। क्या किसने खत्म किया, तो गुप्त शासकों ने उसको जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ऐसा ही होता था, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राजा लोग ऐसा किया करते थे, दूसरे राज्य को जीतते थे, आक्रमण करते थे, सोना चांदी इत्यादि सब लूट लेते थे, संपत्ति को मिला लेते थे अपने में, राज्य को अपने में मिला लेते थे ना, तो चलता था ये सब। तो दोस्तों ये 5वां चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। कल मिलूंगा आपके साथ अगले चैप्टर के साथ। बस 4 चैप्टर रह रहे हैं और 6ठी क्लास की हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। मेरे नोट्स को प्राप्त करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप उस नंबर पर जो है मुझे नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।